Hello, future auditors. I am Manish Mathur, your teacher, mentor and guide. लेकर आया हूं एक नया एपिसोड ऑन आवर रिवीजन सीरीज। इस नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे सीए इंटर के सब्जेक्ट ईआईएस के चैप्टर नंबर 1 के एक टॉपिक साइबर लॉ की, which is more officially known as Information Technology Act 2000 or Information Technology Amendment Act 2008। पूरा का पूरा लॉ तो हमारे कोर्स में है नहीं, इसलिए सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ की प्रोविजंस हैं जो ऐड किए गए हैं। आइए उन की प्रोविजंस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 43 की। इस सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। कोई भी ऐसे क्राइम, कोई सी भी लीगल एक्टिविटी जो कि कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस की कैटेगरी में आती है। वैसे तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे पास इस सेक्शन के अंदर, which is defining computer related offenses। लेकिन उन सबको पढ़ने के बाद अगर हम एक जनरल डेफिनेशन बना लें तो जनरल डेफिनेशन बनती है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसको परपिट्रेट करने में, इन्वेस्टिगेट करने में या प्रोसिक्यूट करने में कंप्यूटर या उसके रिलेटेड रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो दैट ऑफेंसेस डेफिनेटली फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। कोई भी पर्सन इनमें से कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, then definitely that person is liable for penalty and punishment। वो पेनल्टी और पनिशमेंट क्या रहेगी वो तो इस सेक्शन 43 में नहीं है। इट इज ओनली डिफाइनिंग द कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। जल्दी से कुछ डेफिनेशंस अपन देख लेते हैं जो आपके कंसेप्ट को और क्लियर कर लेंगी। एक डेफिनेशन तो ये है कि अगर आप किसी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करते हो विदाउट द परमिशन ऑफ इंचार्ज, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस कहलाएगा। अगर आप किसी कंप्यूटर से कुछ डाउनलोड कर देते हो विदाउट द परमिशन ऑफ इंचार्ज, इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। अगर आप किसी कंप्यूटर में कोई कंटामिनेंट इंट्रोड्यूस कर देते हो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ वायरस और अ वर्म, तो वो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में आएगा। किसी कंप्यूटर को, उसके डेटाबेस को, सॉफ्टवेयर को डैमेज करते हो, ऑफेंसेस है। Even if you cause denial of access, denial of access का मतलब क्या हुआ? एक पर्सन किसी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए ऑथोराइज है और आप कारण बन रहे हो उसे एक्सेस नहीं कर देने का, डेफिनेटली इट्स अ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। तो ऐसी कुछ और डेफिनेशंस भी दी गई हैं। अगर कोई पर्सन इन डिफाइंड कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस में से कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, the person is, as I said, liable for punishment and penalties to be discussed in the section later। अब बात करता हूं मैं आपके साथ सेक्शन 43A की। ये बोले तो सेक्शन which was introduced in the amendment। साइबर लॉ वैसे हमारी कंट्री में इनेक्ट हुआ था 2000 में और उसके बाद उसको अमेंड किया 2008 में। तब इसका नाम था ITAA 2008, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। तो ये जो सेक्शन है 43A, ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स कॉम्पनसेशन फॉर द फेलियर टू प्रोटेक्ट द डेटा। क्या बोलता है ये सेक्शन? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, हॉस्पिटल हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ऐसा कुछ भी हो सकता है, जो अपने कंप्यूटर में, मतलब वो कंप्यूटर जो उसके कंट्रोल में, जिसका वो इंचार्ज, अपने कंप्यूटर में थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ही सही अपने क्लाइंट का डेटा मेंटेन करती है। इफ सच बॉडी कॉर्पोरेट इज फाउंड नेग्लिजेंट इन इंप्लीमेंटिंग द सिक्योरिटी कंट्रोल ड्यू टू विच किसी को रॉन्गफुल गेन होता है तो किसी को रॉन्गफुल लॉस, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट लायबल टू punishment or penalty है। Penalty will be paid to the person who is affected in the form of compensation, and punishment
that body corporate has to face. Punishment and penalty may be prescribed by the appropriate government. फिर आता है हमारा सेक्शन 65. Section 65 deals with tampering with the computer source document. सोर्स डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की किसी भी ऐसी फाइल को कहा जा सकता है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बनी हुई है, मे बी सिंपल इंग्लिश. अब वो चाहे वर्ड का डॉक्यूमेंट हो, एक्सेल की वर्कशीट हो, किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम हो, as long as it is in human understandable language, it is a source document. If someone is tampering with the computer source document knowingly, intentionally, then that person is liable for penalty and punishment. जो punishment according to section 65 उसको दिया जा सकता है वो है imprisonment up to 3 years, और जो penalty उसको देनी होगी in the form of fine वो है maximum up to 2 lakh. Government or court can impose both penalty and punishment as well. अब आता है section 66. It is a penalty or punishment against computer related offenses. अभी अपन ने जो section 43 के अंदर list of definition पढ़ी थी computer related offenses की, under section 66 अगर कोई व्यक्ति उनमें से कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस कमिट करता है तो उसको हम अंडर सेक्शन 66 प्रोसिक्यूट करेंगे, और अंडर सेक्शन 66 वो पर्सन पनिशेबल है अप टू 3 years of imprisonment, fine up to 5 lakh, or both can be applicable. सेक्शन 66 सेक्शन 43 के ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट और पेनल्टी प्रिस्क्राइब कर रहा है. सेक्शन 66 सोर्स डॉक्यूमेंट के टेम्परिंग पर पनिशमेंट और पेनल्टी प्रिस्क्राइब कर रहा है. अब आता है सेक्शन 66 बी. ये जितने भी एबीसीडी लगाए गए हैं इन सब को बाद में ऐड किया गया था आफ्टर अमेंडमेंट. सेक्शन 66 बी क्या है? इट इज प्रोवाइडिंग द प्रोविजंस फॉर पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग stolen computer resources. According to 66B, अगर कोई व्यक्ति knowingly, intentionally stolen computer resource receive करता है और store करके रखता है, then it will be considered as computer related offense. It will be considered as cyber crime. और अगर ऐसा कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका पनिशमेंट सेम है, 3 years of imprisonment और फाइन यानी कि पेनल्टी है अप टू 1 lakh, और बोथ कैन बी एप्लीकेबल. 66B स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स को डिसऑनेस्टली रिसीव और स्टोर करके रखने से जुड़ा है. सेक्शन 66C provides the provision for the punishment of identity theft. आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब आईपी एड्रेस की चोरी, डिजिटल सिग्नेचर की चोरी, पासवर्ड्स की चोरी, कोई सी भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है नेटवर्क पे, वो आइडेंटिटी कहलाएगी. और इस तरीके से किसी भी आइडेंटिटी का थेफ्ट अगर होता है, अगर कोई पर्सन फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली इस तरीके के किसी पर्सन की दूसरे पर्सन के आइडेंटिटी को चुराता है, then such offenses will be prosecuted under section 66C. इसके अंदर जो पनिशमेंट है वो 3 years of imprisonment ही है, और पेनल्टी जो है which is in the form of fine, that may be up to 1 lakh. और इसमें गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एंड लिखा है. इसका मतलब पेनल्टी और पनिशमेंट दोनों ही लगेगा if a person commit a crime for identity theft. This is section 66C. अब आता है सेक्शन 66D. Punishment, I mean it provides the punishment for
चीटिंग बाय पर्सोनेशन काफी हद तक आइडेंटिटी थेफ्ट से मैच करता सा है ये क्राइम, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। आइडेंटिटी थेफ्ट में तो एक व्यक्ति डिसऑनेस्टली, इंटेंशनली, विद बैड इंटेंशन आई मीन, किसी दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी चुरा रहा है। आईडी कार्ड चुरा लिया, आधार कार्ड चुरा लिया, पासवर्ड्स चुरा लिए और फिर उसको मिसयूज कर रहा है। सेक्शन 66 डी के अंदर जरूरी नहीं है कि चुराया जा रहा हो। बिना चुराए अगर कोई व्यक्ति दूसरे यूजर की तरह प्रिटेंड करके फ्रॉड करता है तो वो भी आई मीन दैट विल बी कंसीडर्ड एज चीटिंग बाय पर्सोनेशन। जैसे कि मैं किसी को ईमेल करूं और इस तरीके से डिजाइन करूं वो ईमेल एज इफ दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द पर्सन्स बैंक, बैंक का लोगो लग रहा है और सारी कुछ डिटेल वैसी है जैसे कि नॉर्मली बैंक ईमेल करता है। मैंने एक फॉल्स ईमेल तैयार किया है और वो किसी बैंक के कस्टमर को भेज दिया। मैंने वो ईमेल उस पर्सन को, उस कस्टमर को भेजा है प्रिटेंडिंग टू बी अ बैंक। वो ईमेल पढ़ के देखेगा अरे यार ये तो पूरा बैंक है। मैंने उसको ये लिख दिया है कि हम लोग अपना सर्वर चेंज कर रहे हैं तो आप इस ईमेल के रिप्लाई में अपना जो नेट बैंकिंग का पासवर्ड है और जो भी कीज वगैरह है वो आप हमें सबमिट कर दीजिए ताकि हम नई इश्यू कर दें। आई एम कम्युनिकेटिंग बट प्रिटेंडिंग टू बी अ बैंक, दिस इज चीटिंग बाय पर्सोनेशन। बैंक नहीं चुराया मैंने, मैं बैंक की तरह शो कर रहा हूं, दिस इज पर्सोनेशन। आइडेंटिटी थेफ्ट से थोड़ा अलग हो गया। अगर कोई पर्सन इस तरीके से कोई फ्रॉड करता है, द पर्सन इज लायबल टू पनिशमेंट एंड पेनल्टी। पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years है और पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ फाइन इज अप टू 1 lakh। आइडेंटिटी थेफ्ट और चीटिंग बाय पर्सोनेशन थोड़े से मिलते जुलते से हैं, उनके डिफरेंस को आपको समझना चाहिए। सेक्शन 66E जो आता है वो आता है विद रेस्पेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी। कोई भी पर्सन इंटेंशनली, नोइंगली किसी दूसरे पर्सन की प्राइवेसी को वायोलेट करता है, विदाउट कंसेंट डेफिनेटली प्राइवेसी को वायोलेट करता है, then that act will be prosecuted under 66E। इस तरीके के सेक्शन की जरूरत सेलिब्रिटीज को ज्यादा पड़ती है क्योंकि ये जो मीडिया पर्संस हैं ये इन सेलिब्रिटी की प्राइवेसी को तोड़ने की कोशिश करते ही रहते हैं। कोई फोटो मिल जाए उनकी या किसी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट रहता ही है इन सेलिब्रिटी के बारे में कुछ जानने का। अब नया नया रोज कहां से लाएं, दे डू दैट। अमिताभ बच्चन के घर के ऊपर से ड्रोन चला के कैमरे वाला, तो देखिए आप सुबह सुबह गार्डन में आता है क्या, वो कुछ करता है। दिस इज वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी। घर से 4-5 गाड़ियां निकली शायद पिकनिक के, मीडिया वाले पीछे लग गए, दिस इज वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी। तो अगर कोई पर्सन इंटेंशनली, नोइंगली किसी भी पर्सन के प्राइवेसी को वायोलेट करता है, उसके किसी प्राइवेट एरिया का फोटोग्राफ लेता है, इमेज लेता है, वीडियो लेता है, then such act will be prosecuted under section 66E। I mean, the person who commits such a crime is of course punishable and penalized, punishment up to 3 years of imprisonment and fine up to 2 lakh or both can be applicable। फिर आता है सब सेक्शन 66F। ओहो, सेक्शन 66F, this is a provision given for handling cyber terrorism। कोई भी ऐसा कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम, साइबर क्राइम जो इंडिया की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को थ्रेट करे और जो इंडियन सिटीजन्स में स्ट्राइक टेरर करे, that will fall in the category of cyber terrorism। आप किसी ऐसे सिस्टम को पेनिट्रेट कर दीजिए जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योर सिस्टम डिक्लेयर किया है। हो सकता है कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह रखी हुई है,
साइबर टेररिज्म में आएगा। आप किसी सर्वर में कोई ऐसा कॉन्टेमिनेंट डाल दीजिए दैट कॉजेज इंजरी और इवन डेथ टू अ पर्सन, तो वो साइबर टेररिज्म में आ जाए। तो कोई सा भी ऐसा एक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, कोई सा भी ऐसा एक्ट जो इंडियन सिटीजन्स में टेरर स्ट्राइक करे, साइबर टेररिज्म। कोई सा भी ऐसा एक्ट जो इंडिया की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को थ्रेट करे, साइबर टेररिज्म। इनफैक्ट कोई भी ऐसा एक्ट जो हमारी कंट्री के रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज बिगाड़ने का कोशिश करे, देन इट विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 66F, क्योंकि वो भी साइबर टेररिज्म में आता है। और बॉस, साइबर टेररिज्म की कैटेगरी का क्राइम कर दिया आपने गलती से भी, तो भैया जी उसके बाद आप किसी काम को करने के लायक रहोगे नहीं, क्योंकि यहां आपको पनिशमेंट मिल रहा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। खेल खत्म। साइबर टेररिज्म इज द बिगेस्ट क्राइम सो फार एज साइबर क्राइम्स आर कंसर्न। अब बात करता हूं आपके साथ सेक्शन 67 की, दैट डील्स विद पब्लिशिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ऑब्सीन मटेरियल का मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, इमेज, पिक्चर, वीडियो जो देखने लायक नहीं है, जो किसी व्यक्ति के लसीवियस इंटरेस्ट को, खराब इंटरेस्ट को शो करने के लिए पब्लिश की गई है, तो फिर सच एक्ट विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर 67। फॉर द फर्स्ट कन्वेंशन, मतलब आपने ऐसी गलती पहली बार करी है, तो यू विल बी punished for imprisonment up to 3 years and fine up to 5 lakh. Subsequent conviction will be imprisonment up to 5 years and fine up to 10 lakh. अब इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, उसको ब्रेकअप करते हुए now we have section 67A, publishing sexually explicit material. अगर कोई व्यक्ति knowingly, intentionally, dishonestly, criminally, कोई भी कह ले, sexually explicit material पब्लिश करता है, अब वो चाहे वेबसाइट पे पब्लिश कर दे या किसी सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दे, तो वो एक्ट प्रोसिक्यूट होगा अंडर 67A। फर्स्ट कन्विक्शन में 5 years और 10 लाख है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में 7 years और 10 लाख। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये दिया गया है कि अगर ये सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल इज पब्लिश्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, बायोलॉजी समझाने के लिए जरूरत पड़ सकती है भाई, लिटरेचर, आर्ट या लर्निंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, इवन रिलीजियस पर्पस के लिए भी है, तो एग्जेम्प्टेड है पनिशमेंट ऑफ पेनल्टी के लिए। वेरी सिमिलर टू इट सेक्शन 67B भी है, पब्लिशिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। अगर कोई व्यक्ति कुछ इस तरीके का मटेरियल पब्लिश कर देता है वेबसाइट पर, सोशल मीडिया साइट पर, जहां पर बच्चों को बिलो द एज ऑफ 18 आप सेक्सुअली एक्ट में दिखा रहे हो, डेफिनेटली इट विल बी in the category of, it will be prosecuted under section 67B. इसको बनाना भी क्राइम है, ट्रांसमिट करना भी क्राइम है, रिसीव करना भी क्राइम है, स्टोर करके रखना भी क्राइम है, इस तरीके की इमेजेस को। फॉर फर्स्ट कन्विक्शन 5 years and 10 lakh, subsequent conviction 7 years and 10 lakh। और इस सेक्शन में भी वो एग्जेम्पशन है, बच्चों को सेक्सुअली डिपिक्टेड एक्ट में दिखाया जा रहा हो, सेक्सुअल एक्ट में डिपिक्ट किया जा रहा हो फॉर द पर्पस ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग, देन सच पब्लिशिंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट एंड पेनल्टीज। तो ये मैंने आपके साथ बात करी आज हमारे कुछ की प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, यू आर बेनिफिटेड। बहुत जल्दी मैं आपके साथ नए एपिसोड के साथ वापस आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।